आज की कहानी चाइना के एक छोटे से गांव की है, जिसके अंदर एक डू जिमिंग नाम का व्यक्ति रहा करता। उसके परिवार में उसके 8 बच्चे थे, एक बूढ़ी माँ जो कि 80 साल की थी और एक उसका बड़ा भाई। और इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी डू जिमिंग के ऊपर थी, क्योंकि वही इस घर में कमाने वाला था। पहले जो उसका बड़ा भाई था वो भी उसके साथ काम किया करता, लेकिन किसी बीमारी के चलते वो अब अपाहिज हो चुका था, जिसकी वजह से वो काम करने के लायक नहीं रहा। और अब सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ डू जिमिंग पे थी। और उसके पास भी कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं थी, बल्कि वो भी एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर था। वो अपने पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता और अपने घर पर लाकर पैसे दिया करता, जिससे उनके घर में कुछ खाने के लिए आया करता। इनके घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि जो डू जिमिंग के बच्चे थे वो एक बार कपड़े डाल लिया करते तो उन्हें ये नहीं पता हुआ करता कि अगली बार वो कपड़े नए कब डालेंगे। और इनका जो घर था वो बिल्कुल टूटा फूटा था। जिस इलाके में ये रहा करते वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। इनके पास भी बहुत ही कम कपड़े थे, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी डू जिमिंग हमेशा सुबह उठता, अपने काम पर जाया करता। काम से जितना भी उसे पैसा मिला करता उससे वो घर वालों के लिए खाने का सामान लाता। घर पर खाना लाकर वो घर पे खाना बनाता और अपने बच्चे, अपनी माँ और अपने भाई को खिलाता। वो फिर भी बहुत ज्यादा मुस्कुराता रहा करता, उसे किसी की भी कोई टेंशन ही नहीं थी। उसका काम था बस कमाना और अपने बच्चों को पालना, बस यही उसका दिन का काम था। कई बार तो ऐसा भी हुआ करता उसको कभी काम नहीं मिलता और उसके बच्चे ऐसे ही भूखे भी सो जाया करते, लेकिन फिर भी ये हमेशा खुश रहा करते। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और जो ये डू जिमिंग था इसे पता चलता है कि फोन के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है जिसका नाम टिकटॉक है। उसके ऊपर कोई भी बंदा वीडियो बनाकर डाल सकता है। अब जो ये डू जिमिंग था इसने भी एक फोन के अंदर अपने टिकटॉक डाउनलोड किया और इस पे ये अपनी डेली की ही वीडियो बनाकर डालना इसने शुरू कर दिया। ये हर रोज कुछ वीडियो बनाया करता। कभी ये अपने काम पर जाया करता, वहां की वीडियो बना लेता। कभी ये अपने घर पे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए अपनी वीडियो बना लिया करता। और एक दिन ऐसे ही वीडियो बनाते हुए इसने अपने परिवार की एक वीडियो बनाई, जिसके अंदर ये पैसा कमा कर लेकर आता है अपने काम से और घर पर खाना लेके आया। उसके अंदर इसने बताया कि आज मैं बाहर से पैसा कमा के लाया हूं और अपने बच्चों को मैं अब खाना खिला रहा हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चली गई। 家人们下午好，我叫窦志民，8个孩子的爸爸。大哥，咱现在火了，有什么感想啊？主要是感谢那个全国的爱心人士，要不是你们的支持和帮助，靠我就是种那烂木地儿，让让孩子还吃了奶粉，我也不易。大哥，你要这办，孩子有后悔过吗？没有啊，后悔啥？不后悔。只要有大人不吃的，还能饿着小孩了，叫他。现在那个生活虽然也困难点呗，那不代表以后小孩子们长大了还困难。最大的梦想我就是慢慢的把小孩都拉拔成人看着他们健健康康的成长。 और जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई और जो इस टिकटॉक के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर थे उन्होंने भी इस वीडियो को देखा। उन्होंने जब इस वीडियो को देखा उनके दिल के अंदर भी इस बंदे के लिए बहुत सारी हमदर्दी हो गई। वो सोच रहे थे कि जो बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इतना खुश रहता है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और जितने भी ये बड़े बड़े क्रिएटर थे इन्होंने अब इसकी वीडियो को दोबारा से री अपलोड किया और सभी लोगों से ये गुहार की कि जो बंदा इतना खुश रहता है, अपना काम करता है, अपने बच्चों को पालता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और जो ये दूसरी वीडियो अपलोड हुई इसको भी जितने लोगों ने वीडियो को देखा वो सब लोग इस बात से सहमत थे। और जो डू जिमिंग के आसपास के जितने भी लोग थे जो उसके आसपास रहा करते वो सब के सब अब उसका पता लगाते हैं कि डू जिमिंग कहाँ पर रहता है। उन्होंने पहले उसका पता निकाला, अब वो अपने साथ सामान लेकर उसके घर पर पहुंचने लगे। उसके दिनचर्या का जो जो सामान चाहिए था वो सारा सामान ले लेके अब जो डू जिमिंग के घर पर लोग आने लगे थे। 想吃糖果的快来，我给你发糖果吃。谁最大？你老几？老二给。谁老三？你老三。给小八。
और जब ये क्रिएटर इसके पास आते हैं डूजी मिंग से मिलने के लिए, तब उन्होंने आके इसके घर की हालत देखी, इनके बच्चों की हालत देखी, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने वीडियो डाली कि ये तो सिर्फ 1% है जो इसने हमें वीडियो में दिखाया था। इसकी हालत तो बद से भी बदतर है, क्योंकि इनके पास ना तो खाने के लिए कोई खाना है, ना ही पहनने के लिए कपड़े, ना रहने के लिए घर है। बस जो ये कमाता है उससे ही इनका घर का गुजारा चलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये बच्चे और ये पूरा परिवार ही भूखा सो जाता है। अब जो ये डूजी मिंग था, ये अब जो यहाँ पर क्रिएटर आए हुए थे उनसे बात करने लगता है। उनको इसने बताना शुरू किया कि जो मेरे बच्चे हैं और मेरी जो बूढ़ी माँ है, इनको देखते हुए जो सरकार है हमें $420 हर महीने देती है, लेकिन इतने से पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ता है। और वो काम करके मैं जब पैसा कमा कर लाता हूँ तभी हमारे घर का गुजारा चल रहा है। अगर मैं भी काम ना करूँ तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। उन्हें बहुत सारी चीजें भी चाहिए, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए। अगर मैं भी कुछ ना करूंगा तो हमारे घर का क्या होगा। और डूजी मिंग ने ये भी कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, अच्छी नौकरी करे, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनको पढ़ा सकूं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जितने भी वहां पर वो टिकटॉकर के क्रिएटर थे, उन्होंने इस चीज की वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि ये बंदा इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी इसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप लोग सभी के सभी इसके मदद करें। उन्होंने इसके लिए एक ऐसा इंतजाम कर दिया था कि लोग घर बैठे ही इसके पास पैसे पहुंचा सके। इसके अकाउंट में अब डायरेक्ट ही पैसे आने लगे थे। डूजी मिंग के खाते में पैसे तो आ ही रहे थे, लेकिन उस वीडियो को देख देख के आसपास के और भी लोग अब डूजी मिंग से मिलने के लिए उसके घर पर आने लगे। जो लोग भी इसके घर पर आया करता, वो अपने साथ बहुत सारा सामान जो इसके घर में काम आ सके वो लेकर आया करते। जब भी डूजी मिंग से जो भी मिलने आता वो उसको सामान देता। डूजी मिंग उन सबको दिल से शुक्रिया करता। और ऐसे ही जब लोग इससे मिलने आया करते, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने अब इससे पूछा कि आप इतना मेहनत करते हैं तो इन बच्चों की माँ कहाँ है, यानी कि आपकी पत्नी कहाँ पर है। तब डूजी मिंग ने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनकी माँ बस एक हीरो थी। ये बात सुनने के बाद जितने भी वो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि इसकी माँ का कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी वजह से उनकी मौत हो गई होगी, इसलिए ये कोई बात नहीं करना चाहते अपनी पत्नी के बारे में, और हम भी इसको आगे बात करके इनका दिल नहीं दुखाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात को बंद किया और कोई और टॉपिक उन्होंने छेड़ दिया। और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, लोग इनके घर पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, डूजी मिंग से मिलते रहते हैं। और फिर टाइम आया 24 जनवरी 2022 का। एक बहुत बड़ा टिकटॉकर इनके घर पर पहुंचता है। उस टाइम पर डूजी मिंग उस घर में नहीं था, मतलब कि वो घर पूरा खाली था, सिर्फ बच्चे बच्चे उस घर में खेल रहे थे। वो टिकटॉकर इस घर में आते ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे घर में घूम घूम के वीडियो बना रहा था कि तभी उसने एक गेट को देखा जिसके ऊपर कुंडी लगी हुई थी। उसने जाकर उसकी कुंडी खोली। वो सोच रहा था कि इसके अंदर कुछ और सामान होगा। जैसे ही उसने कुंडी खोली, उसने गेट खोल के जैसे ही वो अंदर घुसा, अंदर का जो नज़ारा था उसे देख के वो बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया, क्योंकि अंदर एक महिला थी जिसको बेड़ियों से बांधा गया था। अब जो ये क्रिएटर था ये सोच रहा था कि डूजी मिंग ने कहा था कि बच्चों की माँ तो बस एक हीरो है, वो यहाँ पर रहती ही नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं, शायद वो मर चुकी है, तो ये महिला कौन है। और इतनी बुरी तरीके से इसको बांध के रखा गया है और ना ही इसके ऊपर कोई ढंग के कपड़े डाले गए हैं। बिल्कुल पतली सी उसने एक टी शर्ट वगैरह डाली हुई थी। वो ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा ठिठुर रही थी। क्रिएटर ने उसको देखा, उसके ऊपर दया आई। साथ में वहाँ पर 2 तख्त भी लगाए गए थे और उसके ऊपर एक कटोरी थी जिसके अंदर बासी चावल रखे गए थे। इतने गंदे चावल, सड़े हुए, जिसको कोई जानवर भी ना खाए, वो चावल इसके आगे खाने के लिए रखे गए थे। अब उसके दिमाग में यही आ रहा था कि ये महिला कौन है और इसको यहाँ पर बांध के क्यों रखा गया है। फिर क्रिएटर ने उस महिला से भी पूछने की कोशिश की कि आप हो कौन, लेकिन वो महिला इस बारे में बताने के हालत में ही नहीं थी कि वो है कौन। उसका दिमाग शायद हिला हुआ था। 你好，冷吗？不冷，我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服去，好不好？我给你拿件衣服，我看你咱有爱心人士捐出衣服，我给你拿一件。你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？姑姑，我跟你说话能听懂吧？不能，是不是？
是不是能听懂一点点？我跟你说，不能是吧？不能把这筷子放下，这个饭还能吃吧？小，它都是小孩的衣服。没发现它能穿，这个还能做穿上，能暖和一些。这个，哎呀，这个天气啊，大家可以看一看，大家看一看，这个天气是这个大姐经历了什么？哎呀，我们的爱心到哪里去了？哎，往这边往前去。啊，冷穿上吧，好吧，冷，那我给你拉上，好吧？冷吧？ और इसके बाद जो डूजिमिंग था वो भी घर पर आ जाता है। जैसे ही वो घर पर आया उस क्रिएटर ने अब डूजिमिंग से पूछा कि इस कमरे के अंदर एक महिला है जिसको चैन से बांध कर रखा गया है, वो कौन है। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से चौंक गया, लेकिन फिर उसने आराम से लंबी सांस ली और उसको बताना शुरू किया। डूजिमिंग ने बताया कि ये मेरे बच्चों की माँ है, यानी कि मेरी पत्नी है, और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, अपने बच्चों को भी मार सकती है, मेरी माँ पर भी इसने बहुत बार हमला किया है, इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। आप गलती से भी इसे छोड़ मत देना, मतलब कि इसको खोल मत देना। अगर ये खुल गई तो ये सबको मारना पीटना शुरू कर देगी। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब जो ये क्रिएटर था इसने डूजिमिंग से पूछा कि अगर वो थोड़ी सी पागल है तो जितना भी लोगों ने चंदा तुमको दिया है तुमने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया और इसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिए। ये अब भी वहीं पर ठंड के अंदर एक कमरे के अंदर बंद है और साथ में तुमने इसको चैन भी बांध रखी है। अगर इसको रखना ही है तो थोड़ा अच्छे से रखो, किसी जानवर की तरह तुमने इसको बांध कर वहां पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जितनी भी बात हुई और उस महिला की वीडियो को ये क्रिएटर अपलोड भी कर देता है। जैसे ही ये बाहर वीडियो आती है लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है कि इस घर के अंदर ऐसा चल क्या रहा है। कुछ टाइम पहले तो ये बंदा कह रहा था कि मेरी पत्नी एक हीरो है, तो एक हीरो को ऐसे वीडियो से बांधना कहाँ तक ठीक है। बांधना तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसने तो बिल्कुल जानवरों की तरह इसको बांधा हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ी तो लोगों के अजीब अजीब यहाँ पर सवाल आने लगे थे। लोगों का ऐसा मानना था कि डूजिमिंग मानव तस्करी के लिए काम करता है, इसके इतने सारे बच्चे हैं तो शायद इसके ये सारे बच्चे खुद के नहीं हैं, ये कहीं से उठा के लाता है और इनको मानव तस्करी के लिए आगे बेच देता है। और कुछ टाइम के बाद ये जितने भी बच्चे हैं इनको ये बेच देगा, फिर और बच्चों को उठाकर अपने घर के अंदर ले आएगा। और लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जितने भी ये बच्चे थे ये बिल्कुल सेम एज के लग रहे थे। अब फिर से डूजिमिंग के घर पे बहुत सारे क्रिएटर इकट्ठा होते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। अब उन्होंने इससे बातचीत करते हुए कहा कि हम यहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं। तब डूजिमिंग ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि आप लोग यहाँ पर पुलिस ना बुलाएं। तब उन क्रिएटर ने कहा कि शायद तुम्हारे गांव के अंदर इज्जत है, शायद तुम्हारी इज्जत पर दाग लग सकता है, इसलिए हम पुलिस को नहीं बुलाते। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों को दिखा दो और हमें ये यकीन हो जाएगा कि ये तुम्हारी ही पत्नी है। लेकिन इस चीज के लिए भी डूजिमिंग ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारी लीगल शादी नहीं है बल्कि हमारी लव मैरिज हुई थी। डूजिमिंग ने बताया कि जब ये महिला यहाँ पर आई थी इसकी बहुत ही बुरी हालत थी, इसका नाम यांग है और ये यहाँ पर भीख मांगने के लिए आई थी। मुझको इसके ऊपर दया आ गई और मैंने इसको घर के अंदर ही रख लिया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा और प्यार होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया। अब जितने भी क्रिएटर थे उन्होंने पूछा कि अगर तुमने शादी, चलो मान लेते हैं तुम्हारी इलीगल है, तुमने बस शादी कर ली, उसको रजिस्टर नहीं करवाया, जो तुम्हारे 8 बच्चे हैं ये कहां पर हुए थे, हॉस्पिटल में इनका रिकॉर्ड तो होगा। लेकिन जो डूजिमिंग था उसने कहा कि मेरा जो पहला बच्चा हुआ था वही सिर्फ एक हॉस्पिटल में हुआ था, बाकी के सातों बच्चे हमारे घर पर ही पैदा हुए। ये सारी बातें अब इसके ऊपर और भी ज्यादा शक करवा रही थी। इसके बाद जितने भी वो क्रिएटर थे इस महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो छानबीन में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को छान मारा, तब उन लोगों को पता चला कि इस महिला का नाम मई है। ये जब 17 साल की थी उस टाइम पर इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया और डिवोर्स होने के बाद इसकी माँ इसको लेकर अपने साथ दूसरे शहर में चली जाती है और वहाँ पर रहने के दौरान 2 साल के बाद भी इसकी भी शादी कर दी जाती है। लेकिन कुछ टाइम तक तो इन दोनों की शादी सही चलती है, लेकिन उसके बाद इसका पति इसको धोखा दे देता है, जिसके बाद ये वापस से अपनी माँ के घर पर रहने के लिए आ जाती है और वहीं पर ये दोनों माँ बेटी साथ में रहा करती कि तभी वहाँ के पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहा करता, वो इसकी
इसकी माँ के पास आता है और इसकी माँ से आकर कहता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र जल्दी ही बढ़ती जा रही है, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे निगाह में एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। अब जो इसकी माँ थी वो बेचारी भोली थी, उसने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति के साथ करवा दी, लेकिन जिस व्यक्ति से इसकी शादी करवाई गई वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक मानव तस्कर था। जिस लड़की के साथ मई की शादी हुई थी उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई बल्कि उसने उसे $620 में खरीदा था। वो जो बीच में शख्स था जिसने मई की शादी इस लड़के से करवाई थी उसने $620 लिए थे। अब इसकी माँ को तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो शख्स उसे लेकर किसी और शहर में चला जाता है जो बहुत ही ज्यादा दूर था। अब मई को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उससे काम करवाता, लेकिन धीरे धीरे मई को सब कुछ पता चल गया कि उसको बेच दिया गया है। वो कब तक वहाँ पर रहती, वो एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो भागकर अपनी माँ के पास नहीं जा सकी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा दूर रहा करती। भागते भागते वो एक होटल पर जा पहुँची जहाँ पर एक कपल काम किया करता। उस कपल को जाकर उसने अपनी सारी आप बीती बताई और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी काम दे दो, मैं यहाँ पर काम कर लूँगी, मुझे बस खाने के लिए खाना दे देना। वो कपल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने इसकी मदद की, वो इससे कुछ काम करवा लेते और इसे खाने और रहने के लिए वहाँ पर जगह दे दी। ऐसे ही इसका दिन चलता रहता है और उस होटल पर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर भी खाना खाने के लिए आया करते और उन्हीं में से कुछ वर्कर्स वहाँ पर इकट्ठा होकर आते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमें ये लड़की चाहिए, तुम कितने पैसे लोगे। वो एक नाइट के लिए उसे लेना चाहते थे, लेकिन उस कपल ने कहा कि तुम इसको ये $400 दे दो और इस लड़की को ही ले जाओ। तब उन कंस्ट्रक्शन वर्कर ने आपस में बात की और सब ने इकट्ठा होकर उनको $400 दे दिए और उस लड़की को लेकर वो चले गए। अपने साथ ले जाकर वो दिन रात उससे काम करवाते और साथ में उन्होंने उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। उसके लगातार बच्चे पैदा होते रहे जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती गई। इसके बाद ये वहां से निकलकर अब ये डू जिमिंग से मिलती है। डू जिमिंग ने भी इसको अपने बच्चे पैदा करने की मशीन बना लिया और इसको बेड़ियों से बांधकर उस कमरे के अंदर छोड़ दिया। जब भी उसका मन किया करता, अपना मन खुश करने के लिए वो उस कमरे में जाता, अंदर से कुंडी लगाता, उसके साथ संबंध बनाता और बाहर निकल आता और उसको वापस से ही चैन से बांध दिया करता। बस वो भी अपना टाइम पास करने के लिए उसके पास जाया करता। और इसके बाद जब ये मामला बाहर मीडिया में आता है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। अब इस डू जिमिंग को अदालत में ले जाया गया, लेकिन आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि डू जिमिंग को सिर्फ 3 साल की ही सजा हुई, क्योंकि वहाँ के जो रूल है वो बिल्कुल अलग ही है। उनका मानना है कि अगर आप किसी को अपहरण करते हैं उसकी सजा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप किसी अपहरण की हुई महिला को खरीदते हैं उस पर कोई भी सजा नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे रूल हैं वहाँ के। इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।